नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी सरदर्दी पर बात करने वाले हैं जो शायद हर रिटेल एचआर और स्टोर मैनेजर की नींद उड़ाए हुए हैं। फ्रंटलाइन रिटेल टीम्स में अर्ली एट्रिशन, यानी नए लोग हायर होते हैं और कुछ ही दिन बाद अचानक काम छोड़ देते हैं। सोचिए, इतनी मेहनत से किसी को हायर किया और अगले ही हफ्ते उनका रेजिग्नेशन आ गया। ये सिर्फ रोजमर्रा के काम पर असर नहीं डालता, सीधा कंपनी के मुनाफा को घेर लेता है। खैर, अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को स्मार्टर एचआर स्ट्रैटेजीज के जरिए पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आज इसी पर डिटेल में फोकस करेंगे कि इन फ्रंटलाइन टीम्स को स्टेबल और मजबूत आखिर कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज किन विषयों को कवर किया जाएगा। पहला, द कॉस्ट ऑफ अर्ली एट्रिशन। दूसरा, नए एम्प्लॉइज आखिर काम क्यों छोड़ देते हैं। तीसरा, स्मार्टर रिटेल हायरिंग स्ट्रैटेजीज। चौथा, डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंसेस। पांचवां, लेवरेजिंग एचआर एनालिटिक्स। और आखिरी, अ लीडरशिप कल्चर शिफ्ट। तो सबसे पहले उस मुख्य सवाल पर आते हैं कि नए रिटेल हायर्स इतनी जल्दी काम छोड़ क्यों देते हैं। अक्सर रिटेल इंडस्ट्री में लोग मान लेते हैं कि भाई ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लोग आएंगे और जाएंगे। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अर्ली एट्रिशन कोई मजबूरी नहीं है। ये असल में एक ऐसी समस्या का लक्षण है जिसे पूरी तरह सुलझाया जा सकता है। अगर एक नया एम्प्लॉय पहले ही महीने में चला जाए तो यह साफ इशारा है कि हायरिंग, ऑनबोर्डिंग या मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कोई बड़ा झोल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द कॉस्ट ऑफ अर्ली एट्रिशन। इसे एक छेद वाली बाल्टी की तरह सोचिए। जब कोई एम्प्लॉय तुरंत चला जाता है तो सबसे पहला झटका लगता है बजट पर, यानी हाई हायरिंग कॉस्ट। एक नए इंसान को ढूंढने और सिस्टम में लाने का पूरा खर्चा बेकार हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी लॉस। जो वक्त उन्हें सिखाने में लगाया वो अलग बेकार गया। और इसका नतीजा, टीम इंस्टेबिलिटी। जो बेचारे एम्प्लॉयज बच गए हैं उन पर अचानक काम का बोझ बढ़ जाता है, उनका स्ट्रेस बढ़ता है और मोरल गिरने लगता है। और आखिर में इस सबका असर कहाँ दिखता है? सीधा कस्टमर इम्पैक्ट पर। लंबी लाइंस, थकी हुई सर्विस, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक गुस्से वाले रिटेल कस्टमर को संभालना सच में किसी बुरे सपने से कम थोड़ी होता है। तो यहाँ आता है दूसरा बड़ा मुद्दा, वाई फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज लीव। आखिर छोड़ने की वजह होती क्या है? एक सक्सेसफुल टीम के लिए कुछ आदर्श चीजें चाहिए होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, सही वर्किंग आवर्स, ठीक ठाक पे और एक मजबूत ऑनबोर्डिंग। यही वो बातें हैं जो लोगों को लंबे समय तक टिकाए रखती हैं। लेकिन असलियत में होता क्या है? सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है पुअर हायरिंग कम्युनिकेशन, यानी जॉब इंटरव्यू में कुछ और सुनने को मिला और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। फिर आते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो लगातार शिफ्ट्स के जरिए वर्क लाइफ बैलेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं। तीसरा है सैलरी डिससैटिस्फैक्शन, मेहनत ज्यादा और पैसे कम। और आखिरी बड़ी वजह है वीक ऑनबोर्डिंग। पहले ही दिन किसी नए इंसान को बिना ट्रेनिंग के अकेला छोड़ देना बिल्कुल वैसा है जैसे तैरना सिखाए बिना किसी को पानी में धक्का दे देना। अब समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? यहाँ आते हैं हम तीसरे हिस्से पर, स्मार्टर रिटेल हायरिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए इस हायरिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फनल के जरिए समझते हैं। स्टेप 1, लोकल हायरिंग। आसपास के लोगों को हायर करना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। कम्यूट कम होगा तो ट्रैवल का स्ट्रेस भी कम होगा और लोगों के लंबे समय तक टिकने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। स्टेप 2, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। ये बेहद जरूरी है। सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए। अगर जॉब टफ है, फिजिकल है या वीकेंड्स पर काम करना पड़ेगा तो इंटरव्यू में ही क्लियर कर देना बेहतर है, ताकि बाद में किसी को कोई बड़ा झटका ना लगे। स्टेप 3, एआई असिस्टेड स्क्रीनिंग। हजारों रेज्यूमेज में से सबसे अच्छा फिट ढूंढने के लिए एआई का इस्तेमाल, वो भी बिना किसी बायस के। इससे वक्त की बहुत बचत होती है। और आखिर में स्टेप 4, बिहेवियरल इंटरव्यूज। क्योंकि सिर्फ स्किल्स देखना काफी नहीं है, मुश्किल वक्त में कोई कैसे रिएक्ट करता है, क्या उनमें कस्टमर सर्विस वाला एटीट्यूड है, एक मजबूत नींव के लिए ये जानना बहुत अहम है। हायरिंग हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंसेस। एक बात बिल्कुल साफ है, हायरिंग जितनी भी अच्छी हो, अगर किसी का पहला दिन बेकार गया तो समझिए मेहनत बर्बाद। इसे हर संस्था को अपना डे 1 चेकलिस्ट मान लेना चाहिए। सबसे पहले एक वार्म वेलकम। नए कर्मचारी को पहले ही दिन लगना चाहिए कि उनका इंतजार था। फिर आता है बड़ी सपोर्ट। एक अनुभवी टीम मेंबर को उनके साथ जोड़ दीजिए, जिससे वो अपने छोटे-मोटे सवाल बिना किसी झिझक के पूछ सकें। तीसरा, क्लियर एक्सपेक्टेशंस।
उन्हें पहले दिन से बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। और चौथा, अर्ली मैनेजर इंटरैक्शन। स्टोर मैनेजर या सुपरवाइजर का शुरू में ही नए एम्प्लॉय के साथ थोड़ा वक्त बिताना एक लंबा रिश्ता बनाता है। ये बातें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये उन छेदों को भरने का पक्का तरीका है जहां से एम्प्लॉयज निकल जाते हैं। अब नजरिया थोड़ा बड़ा करते हैं और चलते हैं 5वें सेक्शन पर, लेवरेजिंग एचआर एनालिटिक्स। इन डेटा पॉइंट्स के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एकदम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस में बदल देते हैं। देखिए, एग्जिट ट्रेंड एनालिसिस बताता है कि लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। डेटा साफ बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट या शिफ्ट में सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं। फिर है अटेंडेंस ट्रैकिंग। ये सिर्फ हाजिरी लगाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अर्ली वार्निंग साइन है। अगर कोई नया इंसान अचानक छुट्टियां लेने लगे या लेट आने लगे तो समझ लीजिए इंटरवेंशन का वक्त आ गया है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पुराने डेटा को देखकर फ्यूचर टर्नओवर पहले बता देता है ताकि तैयारी पूरी हो। और एंगेजमेंट मॉनिटरिंग से करंट टीम के मोराल का लगातार पता चलता रहता है। अंधेरे में तीर चलाने से लाख गुना बेहतर है इन एनालिटिक्स का सहारा लेना। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, अ लीडरशिप कल्चर शिफ्ट। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक बात निकालनी हो तो वो ये पावरफुल थॉट है, रिड्यूसिंग अट्रिशन इज नॉट ओनली एन एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ लीडरशिप कल्चर। यानी लोगों को रोके रखना सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी लीडरशिप का कल्चर होना चाहिए। किसी भी संस्था के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई टूल हो, बेस्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड हो, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर स्टोर मैनेजर्स और सीनियर लीडर्स का बिहेवियर सपोर्टिव नहीं है, कल्चर में एम्पैथी नहीं है, तो लोग तब भी रुकने वाले नहीं हैं। एचआर टूल्स तभी कमाल दिखाते हैं जब उनके पीछे एक मजबूत लीडरशिप होती है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस आगे चलकर सिर्फ रेजिग्नेशंस गिनती रहेंगी या फिर इस बल्ती के छेद को हमेशा के लिए बंद करने का नया कल्चर बनाएंगी? इन बातों पर गौर करके ही फ्रंटलाइन को अनस्टेबल से अनब्रेकेबल बनाया जा सकता है।